ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेव्स एंड साउंड्स। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ओवरऑल मतलब देयर विल बी वन पार्ट विच विल बी डीलिंग विद स्ट्रिंग वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स में डील करेंगे, और एक और पार्ट होगा जिसमें हम साउंड वेव्स डील करेंगे। ठीक है, और शुरू में कुछ जनरल एस्पेक्ट्स हैं जो कि दोनों के लिए रिलेवेंट हैं, स्ट्रिंग वेव्स के लिए भी और साउंड वेव्स के लिए भी। स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबने दिवाली की लाइटिंग देखी है? दिवाली पे घरों पे लोग लाइटिंग लगाते हैं, देखा है? उसमें कई बार क्या दिखता है कि चलती हुई लाइट्स दिखती है ना? देखा है कभी कैसे ऐसे कट 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 आगे चली गई लाइट? तो एक्चुअल में क्या वो बल्ब आगे मूव कर रहे होते हैं या बल्ब की कॉन्फ़िगरेशन आगे मूव कर रही होती है? बल्ब की कॉन्फ़िगरेशन आगे मूव कर रही होती है। होता क्या है, एक लाइन है पूरी बल्ब की, ठीक है? तो ये जला, फिर ये बुझ गया, फिर अगला जला, फिर अगला बुझ गया, फिर अगला जला, फिर अगला बुझ गया। समझ गए? तुमको क्या लगता है जैसे लाइट यहाँ से वहां चल रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज ट्रांसफर हो रही है? एक्चुअल में कोई फिजिकल बल्ब्स आर नॉट मूविंग, देयर कॉन्फ़िगरेशन इज मूविंग। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स में भी ऐसा ही होता है। मैकेनिकल वेव्स में कॉन्फ़िगरेशन होती है कोई पार्टिकल्स की जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जबकि पार्टिकल्स जो अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन हमारी आगे चली जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो फॉर्मली पढ़ लेते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या लिखा हमने। A mechanical wave is a disturbance या particle configuration that travels through some material known as medium for the wave. A mechanical wave involves particles moving from their configuration and then getting back to their original configuration. तो अपनी configuration change करते हैं और वापस अपनी configuration में आ जाते हैं without bulk transport of materials. ठीक है, we shall particularly focus on one-dimensional waves in which the disturbances travel only in one direction, such as waves on string or straight column of air. दो वेव्स कैन ऑल्सो ट्रैवल इन 2D। अभी बहुत सारा टेक्स्ट हो गया, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो जरा, ये तुम लोगों को दिख रहा है कि मैंने एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ऊपर से नीचे मैंने किया, तो स्ट्रिंग को ऊपर से नीचे हमने किया तो क्या होगा, यहाँ पे एक पल्स जैसी क्रिएट होगी। ये तुम लोगों ने फिजिकली नोटिस किया होगा कि धागे को ऐसे खींच देते हैं या रस्सी को ऐसे खींच देते हैं, उसमें ऐसे झटका देते हैं, तो एक जो पल्स होती है वो आगे चली जाती है, इज इट नॉट? तो वो पल्स आगे जा रही है, ऐसा नहीं कि पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं। तो पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो यही दिखाया। देखो यहाँ पे जैसे हाथ से हमने इसको झटका दिया है, तो झटका देने की प्रोसेस में क्या हुआ, पार्टिकल्स अभी ऊपर चले, यहाँ पे पार्टिकल्स ऊपर गए और फिर ये नीचे आ जाएंगे वापस, एक स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई, फिर उसके बाद अगले पार्टिकल ऊपर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे। तो इससे क्या लगेगा तुमको कि जैसे एक कुछ चीज आगे चल रही है, तो ये जैसे हम्प जैसा बीच में बना हो, तो ये हम्प आगे चलता हुआ दिखेगा, ठीक है नहीं? या फिर स्कूल में मान लो डांस के लिए कोरियोग्राफी तुमने तैयार की है, तो उसके अंदर कुछ मान लो लाइन है और स्टेप में सब बच्चे खड़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, कोरियोग्राफी में भी तुमने देखा ना, सिर्फ वेव चलती है, तो कुछ बच्चे ऊपर हुए, फिर नीचे हो गए, फिर अगला बच्चा ऊपर हुआ, नीचे हुआ, तो क्या लगेगा, एक कॉन्फ़िगरेशन है जो आगे की तरफ ट्रांसफर होगी। तो ध्यान रखना, फिजिकली पार्टिकल्स ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाला पार्टिकल उठ के राइट की तरफ चला गया, पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मेरी आगे चली जा रही है। समझ गए कि नहीं? अब इसके अंदर भी दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस ट्रांसफर हो सकती हैं। एक तो है कि पार्टिकल्स ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो और कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट से राइट चल रही है, तो इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। समझ में? जैसे यहाँ पे ये जो वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि पार्टिकल्स ऊपर नीचे चल रहे हैं और डिस्टर्बेंस जो लेफ्ट से राइट जा रही है। ये भी हो सकता है कि पार्टिकल्स भी लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस आगे जा रही है। उस तरह को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे वो कैसे होगा, मान लो वापस स्कूल में कोरियोग्राफी के लिए तैयार किया हमने, कुछ सारे बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया, ठीक है? अभी ये बच्चा थोड़ा सा साइड हुआ, तो इन दोनों के शोल्डर्स जो पास पास में आ गए, ये जो लाइन में दो बच्चे इनके पास पास में आ गए शोल्डर्स, ठीक है? तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन दिख रहा है। उसके बाद ये बच्चा वापस आ गया और अगला बच्चा फिर आगे मूव किया, तो जो कॉम्प्रेशन है वो आगे की तरफ मूव कर गया। समझ गया कि नहीं? तो शोल्डर टू शोल्डर स्पेसिंग अभी यहाँ पे कम थी, थोड़ी देर तो वहां कम है, थोड़ी देर बाद आगे कम। तो ये स्पेसिंग जैसे, तो यहाँ पे क्या है, बच्चों का ऑसिलेशन भी लेफ्ट राइट हो रहा है और जो डिस्टर्बेंस है वो भी मेरी लेफ्ट राइट जा रही है। तो इस तरह की वेव को हम क्या कह देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में आई बात की नहीं? देयर कैन बी ट्रांसवर्स वेव, जिसमें जिस तरफ डिस्टर्बेंस चल रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव उसमें क्या है, जिस तरफ हमारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स थोड़ा बहुत आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं। या फिर तुमने पता नहीं स्प्रिंग के साथ करके देखा कि स्प्रिंग को अगर खींचो और हल्के से झटका दो, तो कंप्रेशन क्रिएट होता है और वो फटाफट आगे जाता है, जैसे स्लिंकी जैसे होती है, खेलने वाला टॉय स्प्रिंग होता है, उसको ऐसे पकड़ के हल्का से झटका दो तो वो कंप्रेशन आगे की तरफ मूव करता हुआ तुम्हें नजर आता है, ठीक है? तो दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आगे फॉर्मली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टर्बेंस है ये वन डायमेंशन में भी जा सकती है, टू डायमेंशन में भी जा सकती है। टू डायमेंशनल वेव का क्या एग्जांपल होगा, जैसे समझो तुम्हारा ड्रम है, ड्रम के सेंटर में तुम लोग मारते हो, तो मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होती है,
और मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होती है, तो खाली यही नहीं कि वही पार्टिकल जहां पे मारा वही ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बाद उसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स में पार्टिकल्स ऊपर नीचे तक जाते हैं। ड्रम के किनारे पे भी तुम अगर फिंगर रखोगे यू कैन फील द वाइब्रेशन देयर, तो वहां पे क्या होगी, 2 डायमेंशन में वेव प्रोपेगेट कर दो। समझ में आई बात की नहीं? ऐसी 3 डायमेंशन में भी प्रोपेगेट कर सकती है। ड्रम तो 2D है, ऐसे स्पेस के अंदर भी वेव प्रोपेगेट कर सकती है। समझ गए कि नहीं? वेव्स कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, बट हम लोग प्राइमरली जो स्टडी करने वाले हैं वो हम 1 डायमेंशनल वेव स्टडी करेंगे। 1 डायमेंशनल वेव में हमारी जो भी डिस्टर्बेंस है वो केवल एक डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, क्या लिखा? हाँ, तो waves can also travel in 2D. Example, waves on surface of a drum membrane or sound waves emanating from a loudspeaker. लाउडस्पीकर से 3D में जाएंगी waves। ठीक है, waves can further be classified into transverse, longitudinal और a combination. elliptical waves भी हो सकती हैं। तो ट्रांसवर्स वेव तो मैंने बताई, जैसे जिसमें पार्टिकल्स जो ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या, जिसमें पार्टिकल्स लेफ्ट राइट जा रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या हुआ, जैसे ये समझो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या एक सिलेंडर है, सिलेंडर में मैंने पिस्टन लगाया होगा। अब पिस्टन को आगे धक्का दूंगा तो कंप्रेशन क्रिएट होगा, पीछे की तरफ खींचूंगा तो रेरिफैक्शन क्रिएट होगा। समझ गए? तो आगे पीछे ऐसे से करके कंप्रेशन रेरिफैक्शन जो क्रिएट हो रहे हैं, ये पैटर्न अभी आगे जा रही है। समझ गए कि नहीं? तो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी इधर इधर हो रहा है और वेव की डिस्टर्बेंस भी मेरी आगे की तरफ चल रही है। ठीक है, इलिप्टिकल वेव क्या होगी तुमको पता है? याद करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ा था तो हमने सुपर पोजिशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसएचएम्स भी पढ़ा था, राइट? जहां पे एक्स डायरेक्शन में भी पार्टिकल आगे पीछे जा रहे हैं और वाई डायरेक्शन में भी ऊपर नीचे जा रहे हैं। उस केस में सुपर पोजिशन क्या होता है? इन जनरल इलिप्स बनता है, राइट? एक्स वाई डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर रहा है और सॉरी एक्स डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो पार्टिकल का इन जनरल मोशन इलिप्स होता है। फिर वो इलिप्स किसी किसी केस में स्ट्रेट लाइन हो गया था, जब फेज डिफरेंस तुम्हारा एग्जैक्टली पाई या 0 हो जाता है तो फिर स्ट्रेट लाइन आ जाता है, बट इन जनरल इलिप्टिकल वेव बनती है। इलिप्टिकल वेव का एग्जाम्पल क्या होगा? तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें जैसे ट्रफ के अंदर हमने पानी भरा हुआ और यहाँ पे इस ट्रफ के अंदर हम थोड़ा सा आगे एक ये पार्टीशन जैसा दिख रहा होगा तुम लोगों को, नजर आ रहा है ना? ये पार्टीशन जैसा है, इसको थोड़ा सा आगे धक्का देंगे तो पार्टिकल्स आगे भी जाएंगे, थोड़ा ऊपर भी उठेंगे। यहाँ पे पीछे लेके जाओगे तो पार्टिकल्स नीचे जाएंगे और पीछे भी जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स का मोशन ऐसे इलिप्टिकल टाइप का मोशन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ इलिप्टिकल वेव। तो जस्ट नॉलेज के लिए हमने देखा इलिप्टिकल वेव्स को मैथमेटिकली हम लोग कहीं पे ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, तो बट समझ में आया ना? तीनों तरह की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, ट्रांसवर्स हो सकती है, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, दैट इज इलिप्टिकल वेव्स। ठीक है, तो ठीक है, अ, तो ठीक है ना, तो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन के ऊपर ये सारा कुछ गवर्न हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सब तो समझ में आ गया होगा, तीनों तरह की वेव्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ये तीनों तरह की वेव्स समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शनल फॉर्म डिस्क्राइबिंग अ ट्रैवलिंग वेव। तो मुझको अभी मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है, कोई धागे के अंदर ये जो हम चल रहा है, ये चलते हुए हमको मुझे मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है। तो याद करो, मैथमेटिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग पढ़ा, ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़ा तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो वहां से तुम्हारी ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि जैसे अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेटर से एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। इन दोनों फंक्शन में क्या रिलेशन होगा? तो एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू देगा वही एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे वैल्यू देगा, राइट? एफ ऑफ एक्स जो एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू देगा वही एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट कितने पे देगा? एक्स नॉट प्लस 1 पे देगा। समझ गए कि नहीं? तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट यानी कि बिल्कुल सेम ही फंक्शन है, बस ये कि ये जो है एक्स नॉट राइट शिफ्टेड होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट बिल्कुल सेम ही शेप के फंक्शंस है, बस क्या है एक्स माइनस एक्स नॉट जो है उसकी शेप जो है एक्स नॉट यूनिट्स राइट की तरफ शिफ्टेड है। तो मुझे यही चाहिए था, मुझे वेव में क्या चाहिए कि जो भी शेप है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन वो टाइम के साथ शिफ्ट हो। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट राइट शिफ्टेड है एक्स नॉट यूनिट्स। और एक्स नॉट को मैं टाइम का फंक्शन बना दूं तो टी टाइम में मुझे कितना शिफ्ट चाहिए? वीटी शिफ्ट चाहिए। अगर मान लो वी वेलोसिटी से मुझे हमको मूव करना है आगे, तो मुझे टी टाइम में कितना शिफ्ट चाहिए? हम का वीटी चाहिए कि नहीं? बोलो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट में एक्स नॉट को मैं वीटी रख दूं तो मेरे पास ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसका हम जो आगे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसी तरह का फंक्शन जो मेरा वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आई बात की नहीं? एफ ऑफ एक्स माइनस वीटी वो राइट ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा और एफ ऑफ एक्स प्लस वीटी कर दूंगा तो लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट क्या होगा? वो लेफ्ट शिफ्टेड हो जाएगा। तो एक्स नॉट को फिर से वीटी पुट कर दो तो लेफ्ट की तरफ 20 स्पीड से चलती हुई वेव आ जाएगी। समझ में आई बात की नहीं? तो यही लिखा, देखो क्या लिखा, recall from coordinate geometry that functions f of x and f of x minus x naught have exactly same shape except that in the latter case the curve is shifted to the right by an amount x naught.
Now if we put x naught as a function of time, x naught is equal to vt, where v is a constant, then we get a curve whose shape changes with time. It shifts a distance vt in a time t. This is the form of function which can represent a disturbance traveling in a string. Thus any function of the form y is equal to f of x minus vt represents a wave traveling to the right with a velocity v. ठीक है, f of x minus vt v velocity से right की तरफ चलता हुआ function represent करता है. ठीक है. Similarly, a function of the form f of x plus vt represents a wave traveling to the left with a speed v. ठीक है, यहाँ पे x क्या है? x is the x coordinate of the string particle. भागे का x coordinate होगा ना हर पार्टिकल का, तो x coordinate of the particle मेरा x है, y coordinate of the particle या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. इनिशियली अगर x एक्सिस पे पूरा धागा मान रखा है तो y coordinate itself is the displacement of the particle. तो y क्या है मेरा? y coordinate या displacement of the particle at a given x. ठीक है, और t क्या टाइम है और v क्या है मेरा स्पीड ऑफ द वेव है. समझ गए? तो कोई भी फंक्शन इस फॉर्म का होगा f of x माइनस vt, वो राइट की तरफ चलती हुई वेव को रिप्रेजेंट करेगा, और f of x प्लस vt वो लेफ्ट की तरफ चलती हुई वेव को रिप्रेजेंट करेगा. हाँ, तो अभी ये तो मैथमेटिकल वेव हुई, लेकिन फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर सकता है वेव को नहीं कर सकता, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. मतलब ऑब्वियसली fx इंफिनिटी नहीं हो सकता, कोई प्रैक्टिकल रस्सी के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट नहीं हो सकता. ठीक है, तो इस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो हम अगले सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं. यहां तक कुछ डिस्कशन है तो अभी बोल सकते हो. इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस क्या है. क्या कोई भी फंक्शन f of x minus vt या f of x plus vt एक फिजिकल वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है? मैथमेटिकल वेव को तो हर एक रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन क्या फिजिकल वेव को भी रिप्रेजेंट कर सकता है? तो फिजिकल वेव के लिए हमें क्या जरूरी है? एक तो f मेरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. कोई भी धागा है, अगर एक ही धागे में वेव चल रही है यहां से लेके वहां तक, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा. तो x इक्वल टू किसी पॉइंट पे मान लो कुछ डिस्प्लेसमेंट है और उससे जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ अलग डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब हो जाएगा धागा टूट गया. इज इट? मान लो x इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन पे कुछ डिस्प्लेसमेंट और 1 प्लस एप्सिलॉन पे कुछ और डिस्प्लेसमेंट है, तो तुम्हें पता है वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है और इसका मतलब क्या धागा टूट गया, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि fx जो है मेरा f of x शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अदरवाइज स्ट्रिंग जो मेरा टूट जाएगा. समझ में आई बात? पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है f of x के ऊपर. दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? देखो, धागे का कोई एक सिंगल पार्टिकल ले रहे हो, ये तो नेग्लिजिबल मास का पार्टिकल है. धागा तो मतलब धागे एज अ होल का कुछ मास हो सकता है, लेकिन कुछ एकदम लिटरल जीरो थिकनेस का अगर तुम धागे का एलिमेंट ले रहे हो तो उसका लिटरल जीरो मास होगा. ठीक है, और मासलेस पार्टिकल के ऊपर जो है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. ठीक है, अब धागा मेरा स्ट्रेच धागा है, अगर मान लो इस तरह की शेप बन गई कि सडनली स्लोप चेंज हो गया कहीं पे, मान लो धागे के अंदर कहीं पे सडनली खट खट ऐसे करके स्लोप चेंज हो गया, उस पार्टिकल के जस्ट लेफ्ट में पॉजिटिव स्लोप है, उस पार्टिकल के जस्ट राइट में नेगेटिव स्लोप है, या अदर वे अराउंड. तो इसका मतलब क्या? उस पार्टिकल के ऊपर एक टेंशन ऐसे लगेगा, एक टेंशन ऐसे लगेगा, और वो नेग्लिजिबल मास का पार्टिकल है, फाइनाइट टेंशन ऐसे लग रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन इन्फिनिटी हो जाएगा. समझ में आई बात की नहीं? अगर इनफाइनेटिसिमल मास का पार्टिकल है तो उसके लेफ्ट और राइट में स्लोप में इनफाइनेटिसिमल चेंज ही होना चाहिए, सडन चेंज इन स्लोप नहीं होना चाहिए. राइट? इसलिए क्या है, हमारा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. डिफरेंशिएबल मतलब स्लोप शुड बी वेल डिफाइंड. ये डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है ना तुम लोगों ने, इंटीग्रेशन लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा होगा. डिफरेंशिएबल मतलब क्या? लेफ्ट साइड का स्लोप और राइट साइड का स्लोप बराबर होना चाहिए. सडन चेंज इन स्लोप का मतलब क्या? वहां पे इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा पार्टिकल. ठीक है, तो क्या लिखा? f शुड बी डिफरेंशिएबल सिंस सडन स्लोप चेंज वुड कॉज इनफाइनाइट एक्सेलरेशन. जैसे यहाँ पे दिखाया धागे का इधर ऐसा स्लोप है, इधर ऐसा स्लोप है, तो इस पार्टिकल के ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे हो जाएगा, जो कि इनफाइनेटिसिमल मास का एलिमेंट है. ठीक है, फिर क्या है? f of x, t मस्ट बी बाउंडेड. बाउंडेड फंक्शन का मतलब समझते हो कि इंफिनिटी को नहीं जाना चाहिए, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को नहीं जाना चाहिए, उसका बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई रियल नंबर बाउंड होना चाहिए उसका. ठीक है, तो f of x t मस्ट बी बाउंडेड. एनी मटेरियल पार्टिकल कैन नॉट हैव इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट. तो ये हमारी फर्दर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किस फॉर्म के फंक्शन f of x हो सकते हैं, जहां पे f of x minus vt या f of x plus vt मेरा वेव को रिप्रेजेंट करेगा. समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो अब कोई भी फंक्शन मुझे दिया हुआ है तो उससे मेरे को मान लो वेव वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको मैं क्या करूंगा? उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा? या तो f of x minus vt के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लूंगा या f of x plus vt के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लूंगा, तो उससे मेरे पास वेव फंक्शन मेरे को पता चल जाएगा. तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ. अगला क्वेश्चन यही है, वेव वेलोसिटी के ऊपर हमें कमेंट करना है. तो क्या लिखा हमने क्वेश्चन? फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड द वेव वेलोसिटी इफ इट कैन रिप्रेजेंट अ फिजिकल वेव. तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 4x माइनस 3t का होल स्क्वायर. ठीक है, ऑब्वियसली ये फिजिकल वेव को क्यों रिप्रेजेंट कर सकता है? एक चीज देखो, e की पावर नेगेटिव का स्क्वायर, यानी e की कोई नेगेटिव पावर लिखी हुई है तो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे, कहीं पे भी इनफाइनाइट नहीं होगा. इट्स अ बाउंडेड फंक्शन. फिर इसका डेरिवेटिव भी देखो सब जगह एग्जिस्ट करता है. ठीक है,
और क्या कहते हैं हाँ, तो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और बाउंडेड भी है, तो ये वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो अभी इसकी वेव की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसमें से देखो मैंने क्या किया, इसमें से 16 कॉमन निकालो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3t/4 बचेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये किस फॉर्म में आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस टी के फॉर्म में आ गया ना। अब इसमें टी को अगर 0 डालोगे तो एफ एक्स आ जाएगा, राइट, यानी ई टू द पावर माइनस 16x, यहाँ पे होल स्क्वायर लिखना भूल गया, यहाँ पे देयर शुड बी होल स्क्वायर ओवर है, तो ठीक है। ठीक है, तो अब कंपेयर कर देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी से, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 आ गई है ना। एक्स माइनस समथिंग हमारे पास एज इट इज एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, प्लस 3/4 आ गई। पॉजिटिव वेलोसिटी आई, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी से ही कंपेयर करेंगे हमेशा, और v पॉजिटिव आएगा तो इसका राइट की तरफ जा रही है, और नेगेटिव आया तो लेफ्ट की तरफ जा रही है, समझ में आया। तो फर्स्ट केस, तो ए पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, अभी बी सी डी ई फटाफट खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो दूसरा वाला एफ ऑफ एक्स माइनस 40, तो ये जो फंक्शन है मेरा बाउंडेड नहीं है, दिख रहा है इन्फिनिटी को चला जाएगा, एक्स वेरी लार्ज लगोगे तो इन्फिनिटी को चला जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो इट इज नॉट बाउंडेड, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली अगर कंपेयर करना है तो मैथमेटिकल वेलोसिटी इसकी +4 आ जाएगी, क्योंकि एक्स माइनस 40 एक्स माइनस वी टी जैसा है, ठीक है। ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, इसमें से के कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन के टाइम्स एक्स प्लस ओमेगा बाई के टाइम्स टी, ये इकट्ठा आ गया, तो एक्स प्लस वी टी के फॉर्म का, ठीक है। तो कंपेयर करो एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी से, तो वी की वैल्यू माइनस ओमेगा बाई के आ गई, तो इसका मतलब क्या है, वेव जो है लेफ्टवर्ड जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा बाई के वेलोसिटी से। लास्ट वाला हम देखें, ये इस तरह का रैशनल फंक्शन दे रखा है, तो क्या होगा, इसके अंदर 1/3x माइनस 4t का होल स्क्वायर प्लस 5, ये बाउंडेड है, दिख रहा है, नीचे होल स्क्वायर है, तो ये नीचे कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो ये बाउंडेड है, राइट। और इसमें से क्या करोगे, फिर से इसमें 9 कॉमन बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या आएगा, x माइनस 4/3t का होल स्क्वायर प्लस 5, तो बाय कंपैरिजन वेलोसिटी क्या आ गई मेरी, +4/3। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वेव की इक्वेशन निकालनी है फ्रॉम द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होता है किसी भी वेव का, देखो हम वेव्स को जनरली दो तरह से पढ़ते हैं, दो तरह से देखते हैं वेव को। एक होता है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट होता है कि एक गिवन टाइम पे वेव की कैसी शेप दिख रही है, उसको हम स्नैपशॉट कहते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस क्या होता है, एक गिवन एक्स पे टाइम के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है, समझ गए। हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर वेव जा रही है, तो मैं या तो अपने टेलीस्कोप को एक जगह पे लगा दूं और देखता रहूं, सिर्फ एक पार्टिकल को देखता रहूं कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वो जो टाइम के साथ सिर्फ एक पार्टिकल को हम देख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्टरबेंस, तो हम कहेंगे एक्स इक्वल टू इतने पे ये डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस फंक्शन इज प्योरली टाइम फंक्शन, ठीक है। और स्नैपशॉट जो है वो प्योरली एक्स का फंक्शन होगा, कि एक गिवन टाइम पे मैंने फोटो देख ली और अलग अलग एक्स पे क्या क्या डिस्प्लेसमेंट दिख रहे हैं गिवन टाइम पे, वो मेरा स्नैपशॉट है, ठीक है। अब मान लो मेरे को t इक्वल टू टी नॉट पे मेरे पास वेव का स्नैपशॉट है, ठीक है, मैंने फोटो खींच रखी है t इक्वल टू टी नॉट पे, और मैं ये जानना चाहता हूं कि एक जनरल टाइम पे इसकी कैसी फोटो नजर आएगी, ठीक है। तो सोचो जनरल टाइम पे t इक्वल टू टी नॉट के मुकाबले कितना आगे चली गई होगी वेव। अभी ऑलरेडी हम t इक्वल टू टी नॉट पे बैठे हैं, जनरल t होने में कितना और टाइम बाकी है, t माइनस टी नॉट टाइम और बाकी है, राइट। तो वेव कितना एक्स्ट्रा चलेगी, स्पीड इंटू जो भी एक्स्ट्रा टाइम चलना है, तो v इंटू टी माइनस टी नॉट और चलेगी वेव, राइट। समझ में आ रही बात की नहीं। तो कितना शिफ्ट लगेगा, v इंटू टी माइनस टी नॉट का शिफ्ट लगेगा। तो f ऑफ x हमें पता है t इक्वल टू टी नॉट पे, तो जनरल t पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस v टाइम्स टी माइनस टी नॉट। समझ में आई बात की नहीं, शिफ्टिंग कितनी होगी, t इक्वल टू टी नॉट पे ऑलरेडी बैठे हो, तो t इक्वल टू टी में कितना टाइम बाकी है, t माइनस टी नॉट का टाइम और बाकी है, स्पीड इंटू जितना टाइम चलना है वेव को, तो v इंटू टी माइनस टी नॉट का शिफ्टिंग लगेगा। तो कितना शिफ्ट, और तुम्हें पता है शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज इक्विवेलेंट टू शिफ्टिंग द फंक्शन बाय x नॉट, राइट। तो वही लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है, इफ fx is the snapshot of a wave traveling to the right with the speed v, then the shape of the wave will be shifted to right by an amount v times t minus t naught at a general time from the shape at t equal to t naught. Thus at a general time the shape will be f of x minus v times t minus t naught, ठीक है, ये जनरल टाइम पे शेप हो जाएगी। सिमिलरली इफ द वेव वर ट्रैवलिंग टू द लेफ्ट, तब शेप क्या हो जाएगी, तब लेफ्ट की तरफ इतना चली जाएगी, कितना, v इंटू टी माइनस टी नॉट का लेफ्ट शिफ्ट लगेगा, राइट। तो इन जनरल कंबाइनिंग द टू फॉर्म्स हमारे पास क्या आएगा, इन जनरल y इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस माइनस v इंटू टी माइनस टी नॉट। अगर राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस साइन आएगा, और लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो प्लस साइन आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, सभी को आया समझ में। तो अभी इसी तरह की शिफ्टिंग के ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मेरे को क्या दिया हुआ है, शेप ऑफ टू waves at t equal to 2 seconds is given as
y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहली वेव का शेप दे रखा है और दूसरा बी पार्ट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो अलग अलग वेव्स हैं, दो यानी दो अलग अलग क्वेश्चन ही समझ लो। और क्या लिखा है, फाइंड द वेव इक्वेशन इफ द फर्स्ट वेव इज ट्रैवलिंग टू द लेफ्ट एट 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली वेव जो है लेफ्ट की तरफ चल रही है 5 मीटर पर सेकंड पे, एंड सेकंड वेव इज ट्रैवलिंग टू द राइट एट 5 मीटर पर सेकंड एंड एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स। तो खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। खुद से कर लो जल्दी से। हाँ तो बस इसमें आसानी है। तो एफ एक्स दे रखा है ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये शेप दे रखी है टी इक्वल टू 2 पे। तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, टी माइनस 2 से शिफ्ट करना पड़ेगा। और पहले केस में लेफ्ट की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी मेरी -5 होगी। तो क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स माइनस वी इंटू टी माइनस टी नॉट में वी की जगह मैंने -5 डाल दिया। तो क्या आ गया, इधर माइनस एक्स प्लस हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 5t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वी मेरी -5 है, राइट। ऐसे ही सेकेंड फंक्शन के लिए क्या होगा, एफ एक्स मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो बस वापस x माइनस वी टाइम्स टी माइनस टी नॉट में v की वैल्यू मैंने अभी +5 डालनी है, ठीक है। x -5 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास, अब चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये मेरे पास फंक्शन हो गया। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पास्ट शिफ्ट एंड फ्यूचर शिफ्ट की। तो मैथमेटिक्स में जैसे तुम लोगों ने देखा था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट शिफ्टेड फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक्स मेरा स्पेस का फंक्शन है, एक्स माइनस एक्स नॉट स्पेस में राइट शिफ्टिंग को डिनोट करता है, राइट। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट स्पेस में लेफ्ट शिफ्टिंग को डिनोट करता है। इसी तरह से स्पेस की जगह टाइम का फंक्शन भी तो हो सकता है। मान लो मेरे पास कोई भी टाइम का फंक्शन है, ठीक है, लेट अस से साइन टी या कॉस टी या कुछ भी टाइम का फंक्शन है। तो एफ ऑफ टी मेरा टाइम का कुछ फंक्शन बता रहा है, ठीक है। तो उसकी कुछ वैल्यू होगी टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2 सेकंड्स 3 सेकंड, सब पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एफ ऑफ टी की, राइट। अब एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ टी, तो टाइम के साथ एफ ऑफ टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट क्या होगा, इसकी भी वही वैल्यूज होंगी लेकिन विद सर्टेन डिले, इज इट नॉट। एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट जो होगा वो क्या होगा, ये कुछ डिले के साथ उसी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो एफ ऑफ टी में टी इक्वल टू 0 पे कुछ वैल्यू आ रही है, तो एफ इक्वल टू टी माइनस 3 कर दिया, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड्स पे वही वैल्यू देगा जो एफ ऑफ टी मेरा 0 सेकंड्स पे दे रहा। समझ में आई बात की नहीं। तो एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट जो है, it will be the same function as f of t but with a delay of how much, t naught seconds। आई बात समझ में कि नहीं। f of t minus 3 3 सेकंड्स के डिले के साथ वैल्यूज देगा। तो f of t जो है 1 सेकंड पे जो वैल्यू देगा, f of t minus 3 4 सेकंड्स पे वही वैल्यू देगा, इज इट नॉट। तो वो क्या हो गया, मेरा फ्यूचर शिफ्टेड हो गया। बात समझ आई कि नहीं। इट विल गिव द सेम वैल्यू इन फ्यूचर, जैसे f of x minus x नॉट सेम वैल्यू राइट की तरफ शिफ्ट होकर दे रहा था, तो ये फ्यूचर में शिफ्ट होकर दे रहा है। समझ में आई बात की नहीं। इसी तरह से एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पास्ट शिफ्टिंग रिप्रेजेंट करेगा, इज इट। एफ ऑफ टी प्लस 3 ये वही वैल्यू देगा, टी इक्वल टू 0 पे जो एफ ऑफ टी की वैल्यू है वही वैल्यू इसकी टी इक्वल टू -3 पे होगी, इज इट नॉट। तो एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट पास्ट शिफ्टेड फंक्शन बताता है और एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट जो है वो फ्यूचर शिफ्टेड फंक्शन बताता है। आई बात समझ में कि नहीं। तो क्या लिखा, जस्ट एज एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट रिप्रेजेंट्स राइट शिफ्टिंग ऑफ एफ एक्स बाय एन अमाउंट एक्स नॉट, सिमिलरली एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट for a time function represents shifting of ft to a future time by a delay of t naught। t naught का डिले रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट अ टाइम, ठीक है, हाँ, सो सेम बिहेवियर ऑफ f of t minus t naught बट एट अ टाइम t plus t naught, t plus t naught पे वही वाली वैल्यू देगा, ठीक है। let f of t be the disturbance of a point located at x equal to x naught at a general time and let wave be traveling to the right with a speed v, then for a particle located at a general x the same disturbance will reach with a delay of x माइनस एक्स नॉट बाई वी। तो ये बात समझने लायक है, जो मैंने पढ़ा है इसको मैं समझाता हूँ है क्या। एक चीज देखो, x इक्वल टू एक्स नॉट पे कुछ डिस्टर्बेंस है, तुमने वहां पे टेलीस्कोप लगा रखा है और देख रहे हो एक ही पार्टिकल को, किसको, x इक्वल टू एक्स नॉट पे मुझे टाइम फंक्शन पता है, ठीक है। टेलीस्कोप की किसी खास जगह देख रखा है, वेव में जो कुछ भी हो रहा है मैं सिर्फ एक ही पार्टिकल पे फोकस कर रहा हूँ, वो ऊपर नीचे चल रहा है और उसका फंक्शन जो है x इक्वल टू एक्स नॉट पे f ऑफ t है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो भी डिस्टर्बेंस है ये v स्पीड से आगे जा रही है, तो एक जनरल x पे कितने देर के बाद पहुंचेगी, तो इसका कोऑर्डिनेट है x नॉट, जनरल x ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना है x माइनस एक्स नॉट डिस्टेंस और कवर करना है इसको। यानी जो काम यहाँ पे हो रहा है यही काम जनरल x पे कितने टाइम के बाद होगा। डिस्टेंस है मेरा x माइनस एक्स नॉट और स्पीड है मेरी v, तो कितना फ्यूचर शिफ्ट लगेगा, x माइनस एक्स नॉट बाई v का फ्यूचर शिफ्ट लग जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो जनरल x पे वही काम कितनी देर के बाद होगा, x माइनस एक्स नॉट बाई v टाइम के बाद होगा। तो यहाँ पे अगर x नॉट पे मेरा f ऑफ t है तो जनरल x पे क्या हो जाएगा, f ऑफ t माइनस x माइनस एक्स नॉट बाई वी। समझ गया कि नहीं, समझ आई बात कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा, यही लिखा है। तो
Let ft be the disturbance of a point located at x equal to x naught at the general time, and let wave be traveling to the right with the speed v. Then for a particle located at the general x, the same disturbance will reach with a delay of x minus x naught by v. Thus, equation of wave in terms of general x and t can be written as y is equal to f of t minus x minus x naught by v, जितना delay से साथ पहुंच रहा है, ठीक है. Similarly, if the disturbance were traveling to the left, the wave equation could be written as y is equal to f of t प्लस x माइनस x नॉट बाई v होगा. समझ में आई बात की नहीं? अगर लेफ्ट की तरफ वेव मेरी चल रही है तो समझ गए, तो फिर डिस्टेंस तो मेरा वही होगा ना, ये x नॉट है और वो x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस x डिस्टेंस हो जाएगा. अभी बात समझ आ रही है कि नहीं? x नॉट मेरा राइट की तरफ है और x मेरा लेफ्ट की तरफ है, तो डिस्टेंस x माइनस x नॉट ना होके x नॉट माइनस x डिस्टेंस हो जाएगा. और स्पीड तो मेरी v है, तो x नॉट माइनस x बाई v का मेरा शिफ्ट लगेगा. समझ गए? तो क्या हो जाएगा, f ऑफ t माइनस x नॉट बाई v. ओके, हाँ, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो f क्या हो जाएगा, f ऑफ t प्लस x माइनस x नॉट बाई v हो जाएगा. समझ गए? क्योंकि v मेरा लेफ्ट की तरफ है, ठीक है. कंबाइनिंग द टू फॉर्म्स टुगेदर मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू f ऑफ t प्लस माइनस x नॉट बाई v, ये मेरा जनरल वेव इक्वेशन आ जाएगा. तो समझ गए? तो पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि शेप पता है मुझे हर टाइम पे, यानी सॉरी एक गिवन टाइम पे पूरी शेप पता है, तो जनरल टाइम पे वेव फंक्शन कैसे निकलेगा. अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम का फंक्शन पता है और उससे मेरे को पूरी वेव का फंक्शन निकालना है. तो यहाँ पे पास्ट शिफ्ट और फ्यूचर शिफ्ट लगा के निकालते हैं और वहां पे हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करके निकाल रहे थे. समझ गए? तो ये मेरा वेव का फंक्शन आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हो. अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इंसिडेंट डिस्टर्बेंस एट x इक्वल टू 0 इज गिवन एज y इक्वल टू a sin ओमेगा t. ठीक है, ये डिस्टर्बेंस है कहां पे, x इक्वल टू 0 पे मेरे को डिस्टर्बेंस दे रखी है. ठीक है, ओके. इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट अ बाउंड्री x इक्वल टू l एंड अंडरगोज अ पाई शिफ्ट अपॉन रिफ्लेक्शन. कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, पाई शिफ्ट हो गया इसका क्या मतलब है. ठीक है, without changing in amplitude, the reflected disturbance acts as a source for a reflected wave. Calculate incident wave equation. Incident disturbance at x equal to l, reflected disturbance at x equal to l, reflected wave equation. तो अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है. इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट तो थोड़ा सा फिर भी समझ में आ सकता है. क्या लिखा है, x इक्वल टू 0 पे मुझे डिस्टर्बेंस पता है, ठीक है, उससे मेरे को वेव इक्वेशन जनरेट करनी है. तो जो काम x इक्वल टू 0 पे हो रहा है मेरा, वही काम जनरल एक्स पे कितने टाइम के बाद होगा, x बाई वी टाइम के बाद होगा, राइट. तो और वेलोसिटी मुझे क्या दे रखी है, ओमेगा बाई के मेरे को वेलोसिटी दे रखी है. तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन तो आ जाएगी ना इससे. x इक्वल टू 0 पे जो भी काम हो रहा है उसमें फ्यूचर शिफ्ट लगा देंगे, कितने का, x बाई वी का फ्यूचर शिफ्ट लगा देंगे तो आ जाएगा. ठीक है, तो इससे तो मेरा ए पार्ट हो जाएगा. समझ में आएगा कि नहीं, x इक्वल टू 0 पे x बाई वी का मैं फ्यूचर शिफ्ट लगा दूंगी तो मेरे पास वेव इक्वेशन आ जाएगी. समझ गए? फिर इंसिडेंट डिस्टर्बेंस एट x इक्वल टू l पूछा है. तो डिस्टर्बेंस क्या होता है, प्योरली टाइम का फंक्शन होता है. तो जो भी वेव का फंक्शन आ रहा है उसमें x कोऑर्डिनेट की पर्टिकुलर वैल्यू डाल दो तो वो डिस्टर्बेंस बन जाती है. तो मेरे पास वेव फंक्शन आ जाएगी पार्ट ए में, उसमें x इक्वल टू l डाल देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास इंसिडेंट डिस्टर्बेंस आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो भी मेरी इंसिडेंट डिस्टर्बेंस है x इक्वल टू l में, उससे मुझे रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस निकालनी है. और क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस में क्या लिखा है, x इक्वल टू एल पे जो रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस है वो पाई से शिफ्ट हो गई. मतलब x इक्वल टू एल पे जो भी इंसिडेंट डिस्टर्बेंस मेरी बनी है वो साइन ऑफ समथिंग बनी होगी, उसके अंदर साइन के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट में आ रहा है उसमें एक प्लस पाई लगा देना. पाई शिफ्ट का मतलब होता है उल्टी हो गई वेव या फिर एक प्लस पाई. ठीक है, तो इंसिडेंट डिस्टर्बेंस x इक्वल टू एल पे पहुंची, उसके अंदर जो भी मेरी वैल्यू आ रही है साइन के अंदर उसमें एक प्लस पाई लगा देंगे. उसको मानना है कि वो रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस है और जो सोर्स है एक रिफ्लेक्टेड वेव का. ये कैसे होता है ये बाद में हम लोग देखेंगे, अभी बस इतना मानना है. समझ में आ रहा है प्रोसीजर क्या करना है. इंसिडेंट डिस्टर्बेंस से इंसिडेंट वेव निकलेगी, इंसिडेंट वेव से वहां पे जो पहुंची है x इक्वल टू एल पे डिस्टर्बेंस निकलेगी, इंसिडेंट डिस्टर्बेंस जो भी आ रही है उसमें पाई ऐड कर देंगे आर्ग्यूमेंट में, तो रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस बनेगी x इक्वल टू एल पे. वो जो भी रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस है उसको जनरल x पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस ये l है ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना है, l माइनस x है ये डिस्टेंस, राइट. तो l माइनस x का फ्यूचर शिफ्ट लगा देंगे रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस में तो मुझे रिफ्लेक्टेड वेव मिल जाएगी. बात समझ आएगी नहीं, खुद से ट्राई करना चाहोगे ये, ठीक है, करो ट्राई करो, नहीं तो डिस्कस करेंगे फिर. ओके एवरीबॉडी लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तो मेरे को क्या दे रखा है, इंसिडेंट जो डिस्टर्बेंस है वो a sin ओमेगा t है. मतलब यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है जो a sin ओमेगा t से ऊपर नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से आगे की तरफ चलती हुई एक वेव बन रही है. ठीक है,
तो जनरल एक्स पे ये कितनी देर के बाद पहुंचेगी? जनरल एक्स पे इट विल टेक एक्स बाई वी अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच अ जनरल एक्स, राइट? और स्पीड की वैल्यू दे रखी है मुझे ओमेगा बाई के, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, एट x इक्वल टू 0 y इंसिडेंट इज a sin ओमेगा t। तो फ्यूचर शिफ्ट कितना लगाया, x बाई v का फ्यूचर शिफ्ट लगाया, तो क्या हो जाएगा a sin ओमेगा और t की जगह t माइनस x अपॉन v। v क्या है मेरा, ओमेगा बाई के। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ओमेगा से मल्टीप्लाई करके, तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। सो दिस इज योर इंसिडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये इंसिडेंट वेव इक्वेशन। यहां तक किसी को डाउट है तो लेट मी नो, नहीं तो आगे मैं बढ़ता हूं। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव अ डाउट। ओके, फिर इसके बाद देखो मुझे क्या लिखा था, इंसिडेंट डिस्टरबेंस एट एक्स इक्वल टू एल। जब भी डिस्टरबेंस बोलते हैं इसका मतलब क्या, प्योर टाइम के फंक्शन की बात हो रही है। तो इसमें एक्स को एल डाल देते हैं, तो मेरे पास डिस्टरबेंस आ जाएगी एक्स इक्वल टू एल पे। एक्स इक्वल टू एल पे ये मेरी डिस्टरबेंस आ गई, ठीक है। ये इसको कहेंगे हम इंसिडेंट डिस्टरबेंस। इंसिडेंट वेव के करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाल दी, तो वो इंसिडेंट डिस्टरबेंस हो गई उसके एक्स कोऑर्डिनेट पे। सो नाउ दिस इज योर इंसिडेंट डिस्टरबेंस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड डिस्टरबेंस डिफाइन कैसे किया, वट एवर इज द इंसिडेंट डिस्टरबेंस, you add pi to its argument or you multiply it by minus 1. If it's a non-sinusoidal wave, you just multiply it by minus 1. If it's a sinusoidal wave, you have an option either multiply it by minus 1 or add pi to it. Because both mean the same thing, right? Whether you multiply by minus 1 or you add pi to the argument of sine or cos, it means the same thing, right? But for non-sinusoidal wave, this means actually you have to multiply by minus 1. तो जो भी मेरी इंसिडेंट डिस्टरबेंस बन गई, यू कैन आइदर मल्टीप्लाई इट बाय माइनस 1 और यू कैन ऐड पाई। तो क्या हो जाएगा, so incident disturbance is a sin omega t minus kl and we were told that this undergoes a pi shift for reflection. तो रिफ्लेक्टेड डिस्टरबेंस क्या हो जाएगा मेरा, a sin ओमेगा t minus kl प्लस पाई। समझ गए, सिर्फ इतना सा मतलब था। पाई शिफ्ट का मतलब है जो भी डिस्टरबेंस आई इंसिडेंट की, इसमें पाई ऐड कर देना। ये क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे। अभी बस हम लोग सीख रहे हैं वेव इक्वेशन लिखना, ठीक है। तो दिस बिकम्स द सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, राइट? This is the source of now reflected. So this is why reflected disturbance at x equal to l क्या आ गई, kl minus omega t. So now imagine कि मेरा अभी x equal to l पे ये कुछ डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से मेरी पीछे की तरफ वेव चलने वाली है, राइट? यहाँ पे x equal to l पे जो डिस्टरबेंस आ गई, इससे मेरी बैकवर्ड वेव चलेगी। बैकवर्ड वेव चलेगी तो x जनरल x पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये x equal to l है, ये x equal to जनरल x है, तो ये डिस्टेंस कितना है, l minus x है ये डिस्टेंस। तो जो काम मेरा x इक्वल टू एल पे हो रहा है, वही एक जनरल x पे कितने डिले के साथ होगा, l माइनस एक्स बाई वी के डिले से होगा, राइट? v मैंने साइन वैल्यू नहीं लिया, स्पीड को लिया, विच इज ओमेगा बाई के। समझ गए, जो भी काम मेरा x इक्वल टू एल पे अभी हो रहा है, वही काम जनरल x पे कितने डिले के साथ होगा, l माइनस एक्स बाई वी के डिले के साथ होगा, ठीक है। तो जो भी मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड डिस्टरबेंस फंक्शन आया है, इसमें क्या करूंगा मैं, t को किससे रिप्लेस कर दूंगा, t माइनस टी नॉट, वेयर टी नॉट विल बी L माइनस एक्स बाय वी। समझ में, एंड v इज ओमेगा बाई के। जनरली स्ट्रिंग में जिस स्पीड से आगे जाती है उसी स्पीड से पीछे जाती है, तो ओमेगा बाई के वही है, ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग v, आई डोंट मीन द साइंड वैल्यू हियर, राइट नाउ आई एम मीनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ v, राइट, व्हिच इज ओमेगा बाई के। तो क्या किया, इसी के अंदर देखो पुट कर दिया, तो क्या लिखा, नाउ टू रीच ए जनरल x द रिफ्लेक्टेड वेव विल टेक अ टाइम l माइनस एक्स बाई वी। नाउ अप्लाइंग फ्यूचर शिफ्ट क्या हो जाएगा, y रिफ्लेक्टेड a sin kl माइनस ओमेगा, ये तो एज इट इज, अब t की जगह t माइनस एल माइनस एक्स बाई वी, ये ओमेगा बाई के मेरा v है। समझ में आया कि नहीं? तो इससे मेरी रिफ्लेक्टेड वेव आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास ये रिफ्लेक्टेड वेव आ गई, क्या, a sin 2kl माइनस ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। इसको हम चाहें तो kx प्लस ओमेगा t माइनस 2kl प्लस पाई करके भी लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पूरा रिफ्लेक्टेड वेव पूरा आ गया। तो चारों पार्ट समझ में आए। हमने इंसिडेंट समराइज करूं, इंसिडेंट डिस्टरबेंस से इंसिडेंट वेव निकाली, इंसिडेंट वेव से मैंने इंसिडेंट डिस्टरबेंस निकाली एक्स इक्वल टू एल पे। फिर से रिपीट करो, एक्स इक्वल टू 0 पे जो इंसिडेंट डिस्टरबेंस है उससे मैंने इंसिडेंट वेव निकाली, इंसिडेंट वेव से मैंने एक्स इक्वल टू एल पे इंसिडेंट डिस्टरबेंस निकाली, एक्स इक्वल टू एल पे इंसिडेंट डिस्टरबेंस से एक्स इक्वल टू एल पे मैंने रिफ्लेक्टेड डिस्टरबेंस निकाली, एक्स इक्वल टू एल पे रिफ्लेक्टेड डिस्टरबेंस से मैंने रिफ्लेक्टेड वेव निकाली बाय अनदर फ्यूचर शिफ्ट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन शॉर्ट, ठीक है। हाँ, कुछ डिस्कशन है तो बोल, ठीक है। अगर पिछली प्रॉब्लम क्लियर है तो फिर एक जनरल एफ के लिए अभी करना तुमको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द इंसिडेंट डिस्टरबेंस एट x इक्वल टू x नॉट इज f ऑफ t एंड रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री स्टिल एट x इक्वल टू l एंड v इज नोन, ठीक है। अभी वही क्वेश्चन करना है, एक जनरल एफ के लिए करना है, जनरलाइज करके करो अपने आप ट्राई। f ऑफ t एब्स्ट्रैक्ट है मेरा, कुछ भी हो सकता है, f ऑफ t कुड बी sin t tan t cos t, कुछ भी, tan t तो क्या इंफिनिटी चला जाता है,
कुछ भी बाउंडेड फंक्शन एफ ऑफ टी के टर्म्स में अभी तुमको काम करना है, जल्दी से करो। हाँ, तो ये वाला एग्जांपल फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। तो इंसिडेंट तो एफ ऑफ टी दे रखा है मुझे, ठीक है। तो अभी अब इंसिडेंट फंक्शन से मेरे को इंसिडेंट वेव बनानी थी, इंसिडेंट डिस्टर्बेंस से कितना शिफ्ट लगा दिया, x माइनस एक्स नॉट बाई वी का शिफ्ट लगा दिया, तो ये मेरा इंसिडेंट वेव बन गया। अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें x इक्वल टू एल बना दिया, डाल दिया, x इक्वल टू एल डाल दिया, तो x इक्वल टू एल पे इंसिडेंट डिस्टर्बेंस मिल गई। ये इंसिडेंट डिस्टर्बेंस आ गई, इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पाई शिफ्ट का मतलब होता है -1 से मल्टीप्लाई कर। तो ये मेरा क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस बन गई। रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस मतलब दिस इज द सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। अब ये जो भी मेरी रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस बन गई, इसको कितना शिफ्ट लगाना पड़ेगा, तो ये x इक्वल टू एल पे ये हो रहा है, x इक्वल टू एक्स पे कितने टाइम के बाद पहुंचेगी, इसको l माइनस एक्स डिस्टेंस चलना हो, l से x तक पहुंचना है, तो l माइनस एक्स डिस्टेंस डिवाइड बाय v। तो इसमें फर्दर शिफ्ट कितना लगेगा, t को t माइनस, मेरे को क्या लगाना होगा, t माइनस l माइनस एक्स बाई v का शिफ्ट और लगाना पड़ेगा, और बाकी का जो पार्ट है वो एज इट इज, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लिया तो मेरे पास ये रिफ्लेक्टेड वेव बन गई पूरी। समझ में आया कि नहीं? एंड देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड व्हाट इज द नेट शेप ऑफ द वेव, वो बाद में बाकी चीजें देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे लिखी जाती है इक्वेशन। नेट शेप जो होगी वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को ऐड करेंगे तो हमारी नेट शेप ऑफ द स्ट्रिंग निकल के आती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, सुपरपोजिशन में प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीजें आगे हम लोगों के पास आएंगी, ठीक है। अभी बहुत सारे पेजेस हैं। राइट नाउ वी आर ऑन पेज 7 ऑफ 50 एंड आई विल बी एडिंग मोर पेजेस, ठीक है। तो अभी बहुत करना, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अभी। अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं और प्रैक्टिस थोड़ा सा करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, A wave is traveling to the right such that disturbance at x equal to 5 meter is given as y equal to 1 upon 1 plus t square, ठीक है। ये मेरे को डिस्टर्बेंस दे रखी है x equal to 5 पे। फाइंड द वेव इक्वेशन इफ द वेव वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, x y मीटर में और t मेरा सेकंड्स में। जल्दी से कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, नोट दैट अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग वेव कैन आल्सो बी रिटन y इक्वल टू f ऑफ t माइनस x बाई v। पहले हमने देखा था ना f ऑफ x माइनस vt या f ऑफ x प्लस vt, तो हम f ऑफ x माइनस vt f ऑफ t x प्लस vt की जगह f ऑफ t माइनस x बाई v या f ऑफ t प्लस x बाई v भी ले सकते हैं। f ऑफ t माइनस x बाई v राइट शिफ्टिंग वेव हमारी आ जाती है, और f ऑफ t प्लस x बाई v मेरी लेफ्ट शिफ्टिंग वेव आ जाती है। समझ गए? क्योंकि f ऑफ t पता है तो जनरल x पे कितनी देर बाद पहुंचेगी, x बाई v टाइम के बाद लेफ्ट की तरफ है तो प्लस x बाई v। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं क्या है। कंसीडर अ स्ट्रिंग वेव ट्रैवलिंग टू द राइट, whose snapshot is shown in the adjacent figure। अभी मेरे को क्या दिया, स्नैपशॉट दिया, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे हर पार्टिकल की पोजीशन को स्नैपशॉट कहते हैं, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस नहीं है, ये स्नैपशॉट है, ठीक है। ओके, उस स्नैपशॉट इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स हैविंग वेलोसिटीज पार्ट ए अपवर्ड्स, पार्ट बी डाउनवर्ड्स एंड पार्ट सी 0। हमको पॉइंट्स पता लगाने, कौन से पॉइंट्स ऊपर चल रहे हैं, कौन से पॉइंट्स इस इंस्टेंट पे नीचे चल रहे हैं, और कौन से पॉइंट्स की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस 0। इसको अभी ध्यान से सुनना, बिल्कुल कॉमन सेंस से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक चीज, अगर मेरी वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, इफ माय वेव इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन any particle is going to take the future configuration by, we can find its future configuration by looking at what is happening with its left point. For example, जैसे if I want to know what's happening with A, what is going to happen with A in future, so A किसकी configuration ले रहा है, A अपने से लेफ्ट वाले पॉइंट की configuration लेने वाला है, राइट। तो A से जो लेफ्ट वाला पॉइंट है वो A से नीचा है कि ऊंचा है, वो A से नीचा है। तो पॉइंट विच इज टू द लेफ्ट ऑफ A इज लोअर देन A, राइट। तो ये पॉइंट अभी नीचे है और कॉन्फ़िगरेशन आगे ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब क्या, फ्यूचर में एक ही बार ये नीचे जाना है, इज इट नॉट? कॉन्फ़िगरेशंस आर शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ए के साथ आगे क्या होने वाला है वो देखने के लिए यू हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉइंट व्हिच इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। सो द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ ए राइट नॉट लोअर देन ए, तो इन फ्यूचर दैट मींस ए इज गोइंग टू कम डाउन। ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज कॉन्फ़िगरेशंस आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही बी के साथ देखो, बी के जो लेफ्ट में पॉइंट है वो बी से ऊंचा है, तो थोड़ी देर बाद बी की बारी ऊपर जाने की, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट से राइट जा रही है, तो बी के लेफ्ट के पॉइंट पे जो अभी कॉन्फ़िगरेशन है वही थोड़ी देर बाद बी की कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आर यू एबल टू फॉलो? दिख रहा है कि नहीं? तो बिकॉज द पार्टिकल टू द लेफ्ट ऑफ ए इज लोअर देन ए, सो इन फ्यूचर ए विल बी लोअर, सो ए इज गोइंग डाउनवर्ड। इसी तरह से बी के लेफ्ट में जो पॉइंट है वो बी से ऊंचा है, तो थोड़ी देर बाद बी और ऊपर उठेगा, तो बी की वेलोसिटी अपवर्ड हो जाएगी। कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन टू द व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ सी? इज इट अपवर्ड और डाउनवर्ड? सी का वेलोसिटी अपवर्ड होगा। व्हाई? बिकॉज सी के जस्ट पहले कोई पॉइंट है, लेट अस से जो भी नाम दे दो, अल्फा पॉइंट दे दो, सो दिस अल्फा विल, दिस कॉन्फ़िगरेशन विल शिफ्ट टू सी इन अ लिटिल व्हाइल, ठीक है। तो फ्यूचर में सी की बारी ऊपर आ जाएगी, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशंस आर बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी तरह से डी की वेलोसिटी, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ डी?
डी वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड्स, क्योंकि डी से पीछे वाला पॉइंट डी से नीचे है, तो अगली बारी डी के नीचे आने की। ई के ऊपर थोड़ी देर बाद में आता हूँ। एफ के बारे में बोल सकते हो, एफ की वेलोसिटी किधर होगी? अपवर्ड्स, बिकॉज द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज अपवर्ड्स, up, I mean higher than f. So in future f is going to go higher, right? Actually, can you tell me what will be the velocity of g, upward or downward? g की velocity upward होगी, I की velocity downward होगी। e और h इन पॉइंट्स की velocity क्या होगी? तो अभी ध्यान से एक फिगर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक चीज देखो, लुक एट दिस। सो ये ग्रीन वाला जो है ये मेरे को अभी का फोटो दिख रहा है, ठीक है। इसका जो मेरे को ये पिंक से कलर में दिख रहा है ये इसका पास्ट में फोटो दिख रहा है, ठीक है। और जो मेरे को टर्कोइज कलर में दिख रहा है ये मेरा फ्यूचर में दिख रहा है। आई फॉलोइंग? प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी, दिस फिगर विल मेक एवरीथिंग क्लियर। तो ग्रीन जो है वो मेरा अभी का दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन, और जो पिंक कलर में दिख रहा है ये मेरा पास्ट का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, और जो ये टर्कोइज कलर में दिख रहा है ये फ्यूचर का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, ठीक है। और हर पार्टिकल जा तो ऊपर नीचे ही रहा है, तो अभी खाली बी पे फोकस करते हैं। तो बी अभी यहाँ पे, और देखो थोड़ी देर बाद बी कहां पे होगा? इसी जगह पे और ऊपर होगा, दिख रहा है कि नहीं? इसीलिए बी की वेलोसिटी अपवर्ड बोली, राइट। पास्ट में बी कहां था? पास्ट में थोड़ी देर पहले बी यहां था, तो पास्ट में यहां था बी, अभी यहाँ पे जाने वाला है, तो इसका मतलब क्या? अपवर्ड वेलोसिटी होगी। समझ में आई बात की नहीं? ऐसे ही तुम ए का देखो, तो ए अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद कहां पे होगा? तो टर्कोइज ग्राफ देखो यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ कहीं आता है टर्कोइज ग्राफ। फ्यूचर में ए नीचे आने वाला दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में दिख रहा है ना, फ्यूचर में स्नैपशॉट क्या होगा? फ्यूचर में टर्कोइज स्नैपशॉट होगा, और पास्ट में मेरा पिंक वाला स्नैपशॉट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट in which direction every particle is moving. Now, the case of E and H are special case. You can see that point E, if you see the turquoise graph is also lower than the green graph here, and the pink graph is also lower than this thing. That means what? In past also E was lower than its current position, and in future also E is going to be lower than its current position, right? So that means what? E is at point of reversal. It was in past it was downward, down. Now it is high, and in future it's again going low. That means what? It's at point of reversal. इसलिए E का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आई बात की नहीं? बिकॉज इट इज एट पॉइंट ऑफ रिवर्सल। इसी तरह से अगर मैं H पॉइंट को देखूं, तो इन पास्ट देखो पिंक ग्राफ भी इससे ऊंचा है और टर्कोइज ग्राफ भी इससे ऊंचा है। इसका मतलब क्या? H was earlier higher than its initial position, I mean its current position. In past it was higher than its current position, and future also it's going to be higher than the current position. That means what? Right now it's at lowest extreme. So velocity of H is zero, velocity of E is zero, and other than that you can see, you can look at the past and future, right? पास्ट में A यहाँ पे था, अभी यहाँ पे, फ्यूचर में A यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे ही B अभी यहाँ पे, फ्यूचर में यहाँ होगा और पास्ट में यहाँ था। C जो है अभी यहाँ पे, फ्यूचर में यहाँ होगा और पास्ट में यहाँ था। समझ में आ रहा है ना सभी को? सो इस ठीक है, तो इसको एक बार फॉर्मली जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। क्या लिखा मैंने? हाँ, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स हैविंग वेलोसिटीज अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड जीरो। ये हमको दे रखे पार्टिकल्स कुछ। To visualize future position of any particle, we must look at the configuration of particle to its immediate left. Why? Because configurations are being passed on from left to right. Similarly, for knowing past configuration, we need to look at the configuration of particle immediately to the right. If you want to know what was its past configuration, so you have to look at right particle. Okay. Now, for instance, for particle A, the left particle is lower than and right particle is higher than A. ठीक है, A का left particle इससे lower है और right particle इसका higher है. Okay. Okay. Thus A is moving downward with passage of time at this instant. Okay. Using this logic, we can easily identify the following. Upward velocity किसकी हो जाएगी? B, C, F and G. They will have upward velocity. Okay. Downward velocity किसकी हो जाएगी? इसी तरह से A, D और I. You can convince yourself A, D और I की downward velocity हो जाएगी. ठीक है. Now, if we look at particle E, where the right particle is lower than E and the left particle is also lower than particle E. यहाँ पे E को देखो, E का इमीडिएट लेफ्ट पार्टिकल भी E से नीचे है और E का इमीडिएटली राइट पार्टिकल भी E से नीचे है, ठीक है। ओके, हाँ। सो right particle is lower than E and left particle is also lower than E. Thus, particle E was lower in past and going to be lower in immediate future. Thus, it must be at the point of reversal. Thus, we can identify zero velocity points as कौन से हो जाएंगे zero velocity? E and H, ठीक है। Okay, all this can be easily seen in the adjacent figure. The future shape of the string is shown with the turquoise curve and the past shape is shown with the pink curve. समझ में आई बात?
इफ द वेव वाज बट हाँ, अब इसी में मान लो ये क्वेश्चन हो जाता मेरा कि व्हाट इफ दिस वेव वाज ट्रैवलिंग टू द लेफ्ट, अगर वेव मेरा लेफ्ट की तरफ जा रही थी तो क्या होता, सारी चीजें रिवर्स हो जाती है, इज इट नॉट? तो फिर क्या हो जाता, देन पिंक कर्व वुड रिप्रेजेंट द फ्यूचर कॉन्फिगरेशन एंड द टर्कोइज कर्व वुड रिप्रेजेंट द पास्ट कॉन्फिगरेशन इन दैट केस, राइट? So if wave were traveling towards left, then the pink curve would represent the future and turquoise would represent the past, and all velocities will be reversed. And of course, zero velocity का तो zero velocity रहेगा. But समझ में आई बात क्या नहीं? ठीक है? Okay, is this clear to everybody? ठीक है? Okay, after this, I'll take up the last thing for today. उसके बाद फिर हम आज की क्लास एंड करेंगे. तो अभी तो हमने पार्टिकल वेलोसिटी जो लॉजिक से निकाला. We use the basic logic for finding the direction of particle velocity. Now we will do it mathematically. तो mathematically हम देखेंगे और बहुत जल्दी हमारा काम हो जाएगा. देखो एक चीज क्या है, let the wave equation be f of x minus vt. Right traveling wave है तो इसी फॉर्म की होगी, f of x minus vt, where v is the signed value of the wave. Now particle velocity क्या होगी, del y by del t particle velocity होगी, right? Because y represents the particle position in the y direction and particles are only moving in the y direction. There's no x movement. So what's the del y by del t represents what? Rate of change of position in the y direction with respect to time. So that's nothing but particle velocity. तो del y by del t क्या हो जाएगा? अब इसको देखो, f of x minus vt को समझो sin of x minus vt फॉर एग्जांपल. तो sin of x minus vt का डेरिवेटिव क्या होगा? cos of x minus vt and there will be another minus v by the chain rule, right? So f dash मतलब क्या है? अगर sin है तो sin का cos है, ये समझ गए कि नहीं? So f dash of x minus vt when I am writing, I mean the derivative of f with respect to the entire argument, जो भी उसके अंदर x minus vt है, तो derivative with respect to x minus vt, ठीक है? And because of chain rule, there's another minus v sitting outside, right? Here f dash represents the derivative of f with respect to the entire argument x minus vt, ठीक है? जैसे sin of x minus vt का x minus vt के respect में cos of x minus vt है derivative, right? ठीक है? Similarly, slope of the wave क्या हो जाएगा? Now del y by del x will be the slope of the wave, right? At a given time, you want the variation of y with respect to x. That will represent what? Snapshot का slope हो जाएगा, right? So del y by del x is what? F dash of x minus vt. Okay? समझ में आई बात की नहीं? अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, f dash of x minus vt एलिमिनेट कर देता हूं मैं, तो बस क्या बनता है? del y by del t is minus v times del y by del x, right? या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? Particle velocity is negative of the wave velocity times slope of the wave, right? बाय द वे इसके अंदर v जो अभी साइंड वैल्यू है, ठीक है? तो अपने केस में v मेरा राइट की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है? जस्ट बाय लुकिंग एट द स्लोप यू कैन फाइंड द पार्टिकल वेलोसिटी डायरेक्शन, राइट? तो जहां पे स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव होगा, जहां पे del y by del x पॉजिटिव होगा, वहां पे पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और जहां पे del y by del x नेगेटिव होगा, वहां पे पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और जहां पे del y by del x जीरो होगा, वहां पे पार्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी. समझ में आई बात की नहीं? तो अभी तक जो हमने जितनी कहानी लॉजिक से की थी, अभी वो सारी की सारी कहानी मैथमेटिकली भी नजर आ रही है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ए पे देखो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है बी पे तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है. समझ गए? ठीक है? और अगर वेव मेरी पीछे की तरफ जा रही होती तो ये v मेरा नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, तो फिर जो स्लोप होता उसी से मेरे पार्टिकल डायरेक्शन, मतलब स्लोप पॉजिटिव तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाती है, स्लोप नेगेटिव तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है. समझ गए? ठीक है? तो क्या लिख दिया? From 1 and 2, del y by del t is minus v times del y by del x, और particle velocity is minus v del y by del x, right? Thus, wave velocity can be readily inferred, again readily लिख दिया, by directly looking at slope and sign of the velocity. Positive for right traveling wave. Thus, in our case, since v is greater than 0, for particles where slope is positive, particle velocity is downwards, and places where slope is negative, the particle velocity is upwards. And at zero slope points, the wave velocity is 0. Thus, upward points सीधे सीधे दिख गए क्या? B, C, F, G, they are upward velocity points, and A, D, I are the downward velocity points, and E and H are zero velocity points. So I hope this is clear to everybody. Okay. So this is it for today's class. We'll stop here. Thank you very much.